देखो इसके पहले आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ रहे थे और शायद हम लोगों ने गद्य खंड को कंप्लीट किया। पद्य में पढ़ रहे थे, रीति काल आदिकाल को पढ़ लिया, भक्ति काल को पढ़ लिया, तीसरा का देखो 4 काल खंडों में आपने बांटा था, फिर हम लिख दे रहे हैं ना। यानी आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 काल खंडों में पढ़ने का प्रयास किया है। पहला आपने लिखा था क्या? आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तुम लोग कोई मतलब नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही बोल दो ना। है जो भी वो कोई मतलब नहीं, रोज कहते हैं पढ़ा करो, ये पूछता है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा और रटने का तरीका भी बताए थे। 1000 बार प्रणाम करके एक ना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम रखा। वीर गाथा काल नाम रखा था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चारण काल रखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राहुल सांकृत्यायन ने क्या रखा था? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल राहुल संघ। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ के आया करो, नहीं तो बंद कर देंगे कोचिंग। क्या मतलब है? ठंडी में पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ोगे भी नहीं, क्या मतलब? कल से अगर नहीं, कल पूछे नहीं बता पाओगे, तुरंत बंद करेंगे। हाँ, तुरंत कोचिंग बंद, सीधी बात है। नहीं पढ़ोगे, पढ़ा के यहाँ ठंडी में, इतना ठंडी में तुम भी अपना जान दे रहे हो, हम भी जान दे रहे हैं, क्या मतलब है? इतनी ठंड लग रही है फिर भी हम पढ़ा रहे हैं खड़े होके। पानी देखो कितना गिर रहा है, आराम से आदमी तब भी पढ़ा रहा है। मुंह से देखो भाप निकलता हुआ दिख रहा होगा, और इसके बावजूद तुम लोग पढ़ते नहीं हो। अब पूछ रहे हैं कौन कहा था, तो कह रहे हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिसको जैसा ऐसा लग रहा है कहानी किस्सा चल रहा है। दिमाग लगा के आराम से सुना करो, तब बोला करो। आदिकाल, दूसरे का नाम क्या था? मध्यकाल। और मध्यकाल को 2 भाग में हमने बांटा था, मध्यकाल। और मध्यकाल को 2, एक को पूर्व मध्यकाल और एक को उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, और दूसरा उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को आपने लिखा था भक्ति काल। कौन सा काल? भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल को आपने लिखा था रीतिकाल। आज हम लोगों को यही रीतिकाल पढ़ना है। और चौथा था कौन सा काल? तीसरा आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक। और इसी प्रकार अगर आप बांटोगे ना, 4 भाग में ये बढ़ता है, 1 2 3 4। लेकिन ये मुख्य रूप से मध्यकाल, और मध्यकाल का जो समय काल रहा, ये आदिकाल को ना कुछ लोगों ने बांटा है। तो आदिकाल को कहा जाता है 743 से 1343। कहीं ऐसे देता है राजीव में, कहीं 800 से देता है, 800 से 1343। कहीं देता है क्या 1000 से, या फिर 700 से 1350, 700 से 1350। कहीं देता है 1000 से 1350, कहीं देता है 1100 से 1350। तो ये प्रश्न पूछेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही विवाद है, कई राइटरों ने अपना अपना मत दिया है। ठीक। दूसरा आया मध्यकाल। तो मध्यकाल को अगर हम जनरल बांटें तो इसको 2 ही भाग जानते रहो। कहाँ से? 1343 से 1643, या 1343 से 1643, या ना 1343 से 1643 या 1843 ना। और इसको 1800 या फिर 1350 से 1850 ना, ये। और इसको भी 2 भाग में बांटा। अब ये वाला आया भक्ति काल, कहलाया कब से कब? 1343 से 1643, या 1350 से 1650। और इसको बांटा गया 1643 से 1843, या 1650 से 1850 है। तुम लोग बिल्कुल बात मत किया करो ना। आधुनिक काल को आप लोगों ने बांटा 1843 से अब तक, अब तक। और ये या तो रहा 1850 से अब तक कह लो, ठीक। और इसको भी कई भाग में बांटा गया। सबसे पहला युग आया भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, भारतेंदु युग का समय सीमा रहा 1850 से 1900 ना। उसके बाद आया द्विवेदी युग। कौन सा? द्विवेदी युग।
द्विवेदी युग का जो समय सीमा रहा 1900 से 1918, 1900 से 1918। द्विवेदी युग के बाद आया छायावाद, छायावाद वाला युग आया 1918 से 1936, 1918 से 1936, और कहीं कहीं 38 भी देता है, घबराओ मत, 1938, लेकिन 1936 ही ज़्यादा मान्य है। फिर छायावाद के बाद प्रगतिवाद, अब प्रगतिवाद हो जाएगा कब से? 1936 से या 1938 से 1940। क्या दिया है देख लेना। प्रयोगवाद के बाद क्या आया? नई कविता। इसका समय काल देख लेना 1940, देख लेना एक बार, क्लियर कर लेना। 1946 तक या 1950 तक, और 1950 से अब तक देख लो क्या दिया है आपकी किताब में, मिला लो। अरे एक किताब लेके आए हो, मिलाओ, लेके बैठी है, देखो किताब बैग में। प्रयोगवाद है 1936 से 1943, प्रगतिवाद है 1936 से 1943, वही 40-43, और 1943 से 1949 ये है ना। अब जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से कर लेना। हो सकता है ये 1936 से दे या 1938 से दे, 1943, तो 1936 से 1943 ये भी लिख सकते हो, 1943 से 1949 ना, और ये 1950 से अब तक जो भी रहेगा। देखो इसमें बड़ा विवाद है, तो हम इसलिए इसको ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, हम लिखाएंगे अलग अलग से, इसको पढ़ेंगे। अब जहाँ आज हम लोग क्या कर लेंगे, रीतिकाल को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मध्य काल। तो इसको कंप्लीट करेंगे तो हम पहुँचेंगे इसमें आधुनिक काल में। अब आधुनिक काल में हम दो साथ पढ़ेंगे, एक दिन हम पढ़ लेंगे भारतेंदु द्विवेदी, और एक दिन पढ़ लेंगे छायावाद और प्रगतिवाद, एक दिन पढ़ लेंगे प्रयोग और नई कविता। तो कंप्लीट हो जाएगा आपका ये इतिहास वाला पोर्शन, ठीक। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास क्यों है? क्योंकि यहाँ डेट पड़ा है, ठीक। तो ये कंप्लीट कर लेंगे। अब बताओ कोई दिक्कत हो इस डेट में, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये वाला मध्यकाल भक्तिकाल कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, और भक्तिकाल को आपने दो भाग में बांटा था, एक सगुण और एक निर्गुण, और सगुण को भी दो भाग में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, और निर्गुण को भी दो भक्ति में संत काव्य और सूफी काव्य। संत में आए थे कबीर और सूफी में आए थे मलिक मोहम्मद जायसी, और यहाँ आए थे कृष्ण भक्ति में सूरदास और राम भक्ति में तुलसीदास। अच्छे से कर लिए थे पूरा। रामायण रामचरितमानस कितने हाँ 7 कांड में है, पूरा बता दिए थे क्या क्या था। बाकस लाऊ, तो बाकस लाऊ ये बढ़ा दिए थे याद करा के। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड ना, ये पढ़ लेना, देख लेना आप। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड, अंत में है उत्तर कांड, ठीक। बाकस लाऊ ऐसे बताए थे ना, BAAKASLU। बी का मतलब बालकांड, ए का मतलब अयोध्या, ए का मतलब अरण्य कांड, की का मतलब किष्किंधा कांड, एस का मतलब सुंदर कांड, एल का मतलब लंका कांड, और ऊ का मतलब उत्तर कांड। और जिसमें सबसे छोटा कांड था किष्किंधा और सबसे बड़ा बालकांड, 7 काल खंडों में आपने बांटा था। चलिए अब हम लोग देखते हैं रीतिकाल के विषय में। किसके विषय में? रीतिकाल। तो रीतिकाल का समय सीमा क्या रहा? हाँ 1643 1843 या 1650 से 1850, 1650 से 1850। कहीं दिक्कत हो तो बताओ। तो रीतिकाल, हेडिंग डाल लो रीतिकाल। रीतिकाल को हम लोग और किस काल के नाम से जानते हैं? उत्तर मध्य। हाँ तो उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, ठीक। इसका दूसरा नाम है। रीतिकाल का समय सीमा 1643 से 1843, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1650 से 1850 ना। ये
रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल, हाँ वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल भैया ना, रामचंद्र शुक्ल। पूछेगा जैसे आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद। वैसे ही रीतिकाल को रीतिकाल कौन कहेगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका कई नामकरण हुआ है, सब नाम को हम देख लेते हैं। रीतिकाल का नामकरण, तो नामकरण और नाम देने वाले का नाम, नामकरण क्या क्या इसका नाम पड़ा है रीतिकाल का? तो रीतिकाल का पहला नाम पड़ा है क्या? रीतिकाल। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, तो हम वो नहीं लिखेंगे। दूसरा नाम इसका क्या रहा? अलंकृत काल, अलंकृत काल। और अलंकृत काल किसने कहा जानते हो? मिश्र बंधु। और हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा था तो मिश्र बंधुओं ने लिखा था, मिश्र बंधु विनोद। किताब का नाम था मिश्र बंधु। तो किसने लिखा? मिश्र बंधु विनोद। और इसमें 3 भाई थे, मिश्र बंधु में 3, गणेश, सुखदेव और श्याम। 3 भाई थे, कौन कौन? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और, तो गणेश बिहारी, गणेश लिख देना, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। बिहारी बिहारी जोड़ लेना, बिहारी। और इनको आप पहले पढ़ लिए हो, सुखदेव, सॉरी सुखदेव बिहारी, इनको आप पहले पढ़ लिए हो, सुखदेव बिहारी, जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। सुखदेव हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था किस नाम से? मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद के नाम से इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। ये 3 भाई हैं, गणेश, श्याम और सुखदेव, गणेश, श्याम और सुखदेव। इन्होंने क्या कहा इस काल को? अलंकृत काल। क्यों? क्योंकि इस काल में जो भी रचनाएं हुई हैं उसमें अलंकारों का खूब प्रयोग किया गया है, अलंकारों का खूब, छंदों का और अलंकारों का खूब उपयोग किया गया है रीतिकाल में की गई रचनाओं को। तो इसीलिए इसको इन्होंने क्या कह दिया? अलंकृत काल। दूसरा इसका नाम पड़ा श्रृंगार काल, श्रृंगार काल। अब विश्वनाथ प्रताप, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, प्रताप मिश्र, विश्वनाथ प्रताप मिश्र, इन्होंने इसको क्या कहा? श्रृंगार काल। श्रृंगार लिखने का तरीका यही है, ध्यान से देख लो ना। अगला तीसरा कला काल, रसाल ने कहा इसको कला काल, कला काल। कला काल किसने कहा? रसाल ने। रसाल उपनाम है इनका ना। ये पूछता है रसाल किसको कहते हैं? तो रमाशंकर शुक्ल को कहते हैं, रमाशंकर शुक्ल। एक बार प्रश्न आया है रसाल के नाम से कौन जाना जाता है? रमाशंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रताप न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 विकल्प दिया था, जो भी दिया होगा। तो रसाल के नाम से किसे जाना जाता है? रमाशंकर शुक्ल को। इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा? कलाकाल। रीतिकाल को क्या कहा? कलाकाल। रीतिकाल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ रीतियों से हो करके कोई चीज़ हुआ है, जैसे अलंकारों का उपयोग किया गया है, छंदों का उपयोग किया गया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? रीतिकाल। यहाँ लक्षणों का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे लक्षण काल या रीतिकाल भी कहते हैं। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ न। अब रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि, अब रीतिकाल को 3 भाग में बांट के पढ़ना है। कितने भाग में? 3 भाग में। रीतिकाल का विभाजन कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। देखो उतार लो इसको तब। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। एक भाग और है लेकिन आपके यहाँ नहीं है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति इतर। तो इतर वाला नहीं देखना है, 3 ही देखना है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। कितने? 3। तो रीतिकाल को कितने कालखंडों में बांटा गया? 3। कितने कालखंड में? 3। तो तीनों का नाम लिखो, उतार लो जल्दी इसको। मिटा दें बच्ची? ठीक। अब इसका देख लो रीतिकाल के नाम। तो रीतिकाल के 3 नाम है। रीतिकाल को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। तीनों वर्ग का नाम लिख लो। एक का नाम है रीति बद्ध, दूसरे का नाम है रीति मुक्त, रीति मुक्त, रीति मुक्त, और तीसरे का नाम है रीति सिद्ध,
रीति सिद्ध, ऐसे याद करके रखना, रीति सिद्ध। सबसे ज़्यादा प्रश्न क्या पूछता है जानते हो? इसमें पूछता है कि रीति सिद्ध के कवि कौन है? बिहारी। अकेले यही होंगे, कई कवि होंगे, लेकिन रीति सिद्ध किसके नाम से जाना जाएगा? बिहारी। तो रीति सिद्ध पूरा का पूरा चलेगा किसके नाम पे? बिहारी। सिद्ध आदमी थे। बिहारी कैसे आदमी थे? ये प्रश्न पूछता है कि बिहारी रीतिबद्ध के रीति काल के किस काल के अंतर्गत आते हैं? रीतिबद्ध, रीति मुक्त या रीति सिद्ध? तो रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन आते हैं? बिहारी। रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन आते हैं? बिहारी। एक से एक कलाकार हैं, लिखे हैं, उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा। किताब लिए हैं, हम कह रहे हैं बिहारी रीतिबद्ध के ऐसी रीति सिद्ध के अंतर्गत आते हैं, तो कह रहे हैं रीति मुक्त के अंतर्गत। हाथ में किताब है, बताओ ये लोग क्या करेंगे? जब यहाँ हाथ में किताब होने के बावजूद गलत बोल रहे हैं तो परीक्षा में क्या समझ में आएगा? इसीलिए हम तरीका बता रहे हैं कैसे रटने का, कि बिहारी सिद्ध आदमी थे। तो सिद्ध आदमी थे यानी किस काल के हैं? रीति सिद्ध के थे। और इनके दोहे जो थे वो 700 दोहों का संग्रह था, जिसे बिहारी सतसई कहते हैं। सतसई, सत माने 700, तो बिहारी सतसई के नाम से इन्होंने दोहा लिखा। बिहारी सतसई, सतसई ना। तो बिहारी सतसई ये कहाँ रहते थे? अजमेर में ना, ग्वालियर। ग्वालियर, ग्वालियर के राजा आमेर ना, हाँ, ग्वालियर के राजा के यहाँ रहते थे, जिनका नाम था जय सिंह। राजा जय सिंह, जय सिंह, राजा जय सिंह। हाँ, जयपुर वही ग्वालियर में ही है ना, वही जयपुर में, राजस्थान में ही है ग्वालियर। ग्वालियर एमपी में बा? डालो, गूगल कर लो, वो वहाँ के हैं ना। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। ये ग्वालियर डालो, कहाँ है? डालो मैप में, बोलो, गूगल कर लो। बिहारी सतसई, इन्होंने कितने दो सतसई में कितने दोहे हैं? 719। कहीं 723 देता है, कहीं 713 देता है। तो जो भी देगा भैया हमको क्लियर नहीं, लेकिन ज़्यादातर शायद आपकी किताब में ये दिया है, और 719 भी दिया है। अब जो भी होगा, ठीक। हाँ, एमपी में है, ठीक, मध्य। लेकिन राजा जो एमपी में इनका जन्म हुआ होगा तब ना। और ये कहाँ के राजा के? आमेर थे, आमेर के राजा, आमेर। आमेर के राजा जयसिंह के यहाँ रहते थे। दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि, ठीक। हाँ, अब बिहारी को पढ़ करके तो सबको एकदम आपको पढ़ाए हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटो लगे और घाव करे गंभीर। बिहारी लाल के जैसा कोई है ये नहीं है। बिहारी लाल ने नायक नायिकाओं के विषय में जो वर्णन किया है शायद आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इन्होंने ही कहा है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजिझात, और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। ठीक, बिहारी लाल ऐसे थे कि मान लो ये कैमरा लेके घूम रहे हों, कहीं नायक नायिका बैठे हों, वहाँ कैमरा लगा दे पूरा। उन दोनों लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रेमी और प्रेमिका, उसको आराम से पूरा सुन रहे हैं। 713 दोहों में ज़्यादातर इनके प्रेम वाले दोहे ही मिलेंगे। ठीक, तो ये प्रेम के कवि थे ना। ये एकदम माने ऐसा लगता है कि जैसे ये खड़े रहते थे कि अच्छा यहाँ नायक नायिका हैं, बस कैमरा घुमा दो और वहीं शूटिंग चालू कर लो। पूरा एकदम इनका उद्देश्य ही था कि नायक नायिका के विषय में लिखना। ठीक, तो कौन? बिहारी। तो बिहारी कहा जाता है सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटो लगे घाव करे। और आपको बिहारी सतसई करके पढ़ाए हैं, कुछ दोहा भी पढ़ाए हैं आपको ना। जैसे बढ़त बढ़त मन बढ़ जाए, इसी इन्हीं का है कि माने जिस प्रकार मन बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है लेकिन फिर बाद में घटता नहीं, उसी प्रकार जैसे कमल जब पानी बढ़ना चालू होता है तो कमल का डंठल भी बढ़ जाता है, लेकिन जब पानी सूखता है तो कमल गिर जाता है। कमल का डंठल छोटा नहीं होता बल्कि हाँ टूट कर गिर जाता है। तो उसी प्रकार मन भी अगर बढ़ने लगा और बढ़ गया बहुत ज़्यादा, तो फिर इसका माने इतना बढ़ जाएगा कि बाद में आप लात कहीं खा जाओगे ना, ये सेंस है। हाँ, तो इसीलिए धन बढ़े तो बढ़े, मन नहीं बढ़ना चाहिए, कहते भी हैं लोग। तो इन्होंने ही कहा है। हाँ ठीक, अब ये है, अब रीतिबद्ध में, रीतिबद्ध का मतलब यहाँ के जो राजा थे ना, यहाँ के जो कवि हुए हैं, ये लड़के, ये सब के सब कवि जो हैं
ये क्या करते थे, राजा का गुणगान करते थे और वध करके, यानी राजा के विषय में कोई गलत नहीं बोलते थे। ये बिहारी तो ऐसे हैं जो कहते थे ना, बिहारी डायरेक्ट राजा की बुराई भी कर दिया करते थे। राजा के विषय में अगर गलत बोलना हो ना तो कह दिया करते थे। हम लोग जब पढ़ेंगे अलंकार तो वहाँ इनके विषय में खूब देखेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे राजा को समझाया। एक बार राजा क्या हुए थे आप लोगों को बताए थे ना, किसी जब पढ़ा रहे थे, हाँ, पत्नी के चक्कर में परेशान हो गए थे तो फिर इन्होंने, हाँ, तो इन्होंने फिर क्या किया, ठीक, इन्होंने ही इनको पत्र लिख करके सुधारा। तो ये सब ये डरते नहीं थे। और यहाँ वाले जो कवि थे ये कभी राजा से डर करके लिखते थे, राजा के विरुद्ध नहीं लिखते थे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रीतिबद्ध, यानी बद्ध करके कविताओं का वर्णन किया जाता है। यानी यहाँ पर कवि जो हुए वो क्या करते थे, कविताओं को बधे हुए लहजे में लिखते थे। यानी ऐसा न हो कि हम राजा के विरुद्ध लिख दें और राजा हमको दंडित करे, तो इसीलिए राजा से बध करके लिखते थे, राजा के खिलाफ नहीं लिखते थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, रीतिबद्ध। और रीतिबद्ध के अंतर्गत कौन कौन आता है देखो, तो सबसे पहले आते हैं केशवदास, केशव, और एक चिंतामणि। आप निबंध जानते हैं ना, तो चिंतामणि एक राइटर भी हैं। चिंतामणि निबंध के साथ चिंतामणि राइटर लेखक भी हैं। और केशवदास अगर आपको पता हो, हाँ, जब आपको पढ़ाए थे याद करो, जब खंड काव्य और महाकाव्य पढ़ा रहे थे तो वहाँ पढ़ाए थे रामचंद्रिका एक महाकाव्य था जिसको किसने लिखा था, केशवदास ने। किसने लिखा था, केशवदास ने। तो इसके अंतर्गत पहले कवि देख लो, फिर हम इनकी रचनाएं देख लेंगे। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में इतना, रामचंद्रिका में इतना ज़्यादा छंदों का उपयोग कर दिया है कि उसको पढ़ना ही बहुत कठिन हो गया। और ये तुलना कर रहे थे क्या, पहले आया कौन, पृथ्वीराज रासो, बहुत फेमस हुआ। उसके बाद आया कौन, रामचरितमानस। तीसरा आया रामचंद्रिका। ये सोचे हम बहुत बेहतरीन लिखे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा छंदों का उपयोग कर दिए कि पढ़ा का फुस हो गया। बताए थे दोनों की तुलना में ये अच्छा नहीं हुआ। ठीक, प्रेम प्रवास था ना, बहुत रचनाओं को आपको बता दिए, महाकाव्य जब बता रहे थे तो ये अब आप उसको देखना, वहाँ चल देंगे तो फिर ये वाला ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो केशवदास, दूसरे रचनाकार का नाम घनानंद, सॉरी चिंतामणि है, चिंतामणि। मतिराम है, चिंतामणि, मतिराम। और देव तो खूब मिलेंगे। मतिराम, जब देव हम आपको पढ़ाएंगे ना, क्या, जब आपको अलंकार पढ़ाएंगे तो देव की खूब कविताएं मिलेंगी, देव ना। और एक भूषण, देव और भूषण, पद्माकर, भूषण, पद्माकर, पद्माकर। ये पद्माकर को और भूषण को हम लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे ना, जब अलंकार पढ़ेंगे तब। पर पद्माकर, भूषण और देव, इन तीनों को हम लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे, घबराओ मत। इनकी कविताओं को पढ़ेंगे क्योंकि अलंकार में ऐसा लिख के आ गया ना, तो वहाँ देखेंगे हम इनके विषय में, देव के विषय में भी, भूषण के विषय में भी और पद्मा। कूलन में, केलिन में, क्यारिन में, कछारन में, कुंजन में, कलीन में, कलीन किलकंत हैं ना, कहे का विभूषण। तो वहाँ देखेंगे के का रिपीट हो रहा है, यानी अनुप्रास अलंकार है, तो वहाँ देखेंगे, घबराओ मत, तब देखेंगे उनके विषय में। ठीक, तो वहाँ आएगा अच्छे से। तो इतने कवि किसके अंतर्गत आएंगे, रीतिबद्ध। अब रीतिबद्ध, रीति मुक्त में घनानंद, घनानंद, बोधा ठाकुर, बोधा ठाकुर आलम, बोधा ठाकुर आलम गिरधर, आलम गिरधर वृंद, गिरधर वृंद। देखो इनको याद करना भी आसान है, घनानंद, बोधा ठाकुर आलम गिरधर, 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 और घनानंद, बोधा ठाकुर आलम गिरधर, घनानंद, बोधा ठाकुर आलम गिरधर, घनानंद, बोधा ठाकुर आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर आलम गिरधर। और उधर तो केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव, भूषण, पद्माकर। और इधर तो आप जानते ही हो कौन, बिहारी
बिहारी के विषय में पढ़ लेंगे। पहले आप लिखो रीतिकाल की कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार का नाम, इतना उतार लो तब। अब शांति से सुनो, अब हम पूछ रहे हैं, आप बताना। रीतिकाल को कितने खंड में आपने बांटा? 3। कौन कौन? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध में क्या था? जो बद्ध करके लिखा करते थे कविताओं को। ऐसे कवि या लेखक जो माने राजा के विरुद्ध नहीं लिखते थे, बधे हुए कविताओं को लिखा करते थे, तो ऐसे को कहा जाता था रीतिबद्ध। इसके अंतर्गत केशव दास आए न, चिंतामणि, मतिराम, देव, भूषण न, पद्माकर। और दूसरा आ जाएगा किसके रीति मुक्त। रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और गिरधर और वृंत। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, गिरधर, वृंत। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, गिरधर और वृंत। और उसके बाद रीति सिद्ध में कौन आएगा? बिहारी। अकेले रहेंगे 713 दोहा लिख करके। बिहारी बिहार के नहीं बल्कि राजस्थान के थे। बिहारी बिहार के नहीं बल्कि, और नायक नायिका का जो वर्णन इन्होंने किया है शायद ही कोई किया होगा। और ये वाला कक्षा 10-11 वालों को तो बहुत अच्छा लगता है। कौन वाला? कहत नटत रीझत खिझत और मिलत खिलत लजीजात और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। ठीक, इन्हीं का है। अब चलिए हम लिख लेते हैं रीतिकालीन कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। रीतिकालीन कवियों की रचनाएं, तो देखो पहला लिखेंगे केशव दास। केशव दास, केशव दास की रचनाओं का नाम लिखो। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका और कवि प्रिया, कवि प्रिया और रस प्रिय, रसिक प्रिया या रसक प्रिया। ठीक, रामचंद्रिका। और केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा क्योंकि जब रामचंद्रिका को इन्होंने लिखा न, तो रामचंद्रिका एक महाकाव्य है, आपको पढ़ा दिए थे। और ये महाकाव्य है और इसमें इतना छंद लिख दिए, इतना छंद लिख दिए कि इसको पढ़ना ही कठिन हो गया। इसीलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। रामचंद्रिका को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब घर। अजायब घर, छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रामचंद्रिका को। किसने लिखा है? केशव दास ने। केशव दास तो पहले राइटर हो गए केशव। बिहारी के विषय में बता ही दिए। बिहारी लाल ने क्या लिखा? बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। दूसरा राइटर का नाम लिखो मतिराम। मतिराम, मतिराम की रचनाएं लिखो। रसराज, रसराज। अगला देव। अच्छा, देव, देव की रचनाएं भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन। शब्द रसायन और एक काव्य रसायन। शब्द के नाम से दो है, शब्द रसायन, काव्य रसायन। शब्द रसायन नहीं बन पा रहा है। शब्द रसायन और एक काव्य रसायन। काव्य रसायन और एक भाव विलास। भाव विलास। आप क्या याद करना जानते हो? भाव विलास को याद करके रखना। और एक किसको? भाव विलास तो लिखे है ना, बस यही भाव विलास ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले ही लिख दिए। ठीक, तीसरा चौथा देखो घनानंद। घना इश्क लता,
इस्कलता मुनि न। पांचवा भूषण का शिवा बावनी। छत्रसाल दशक। हाँ बस ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है किसकी, रसराज और ललित ललाम। ललित ललाम, ललित ललाम, ठीक। ये पद्माकर का पद्माकर, गंगा लहरी, जगत विनोद, पद्माभरण न। पद्माभरण, गंगा लहरी, जगत विनोद। पद्माकर का, पद्माकर का गंगा लहरी, गंगा लहरी, जगत विनोद, जगत विनोद, ठीक। और पद्मा, पद्माभरण, ठीक। ये इतना आप रचनाओं को अगर याद कर लोगे तो हो गया, इतना ही दिया भी है आपके यहाँ। तो यानी केशवदास की रामचंद्रिका तो आपको याद ही हो गया होगा क्योंकि कई बार पढ़ लिए अब ना। इसे छंदों का अजायब घर कहते हैं। ये इसको कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा, रामचंद्र शुक्ल, ठीक। मतिराम का रसराज है ललित ललाम। मतिराम का क्या, रसराज ललित ललाम। देव का भाव विलास शब्द रसायन काव्य रसायन। घनानंद का इश्कलता और ना, यही लिखो। घनानंद का केवल एक लिखो, क्या, इश्कलता। घनानंद का इश्कलता, यही पूछता भी है, इश्कलता। भूषण का शिव बावनी छत्रसाल दशक। शिव बावनी और छत्रसाल दशक। अब पद्माकर का याद करके रखना, पद्माकर इंपॉर्टेंट हैं। गंगा लहरी, जगत विनोद, पद्माभरण। गंगा लहरी, जगत विनोद और पद्माभरण। गंगा लहरी, जगत विनोद और पद्माभरण, ठीक। अब अगर पूछेगा तो बता लोगे ना। गंगा लहरी किसकी रचना है, पद्माकर की। जगत विनोद पद्माकर की। पद्माभरण पद्माकर की। देव की रचनाएं भाव विलास और शब्द रसायन काव्य रसायन। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसे इनकी किस रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं, रामचंद्रिका को, रामचंद्रिका। क्लियर, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। घनानंद का इश्कलता, भूषण का शिव बावनी और छत्रसाल। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, कंप्लीट। तो एक बार फिर देख लो अगर देखना हो तो, नहीं तो याद कर लेना। ये खत्म। अब हम लोग कल देखेंगे क्या, हाँ कल हम लोगों को देखना है आधुनिक काल, ठीक। आज खत्म, कल देखेंगे आधुनिक काल।